हेलो एवरीवन, राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स, जो कि जून जुलाई के करंट अफेयर्स हैं। इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के लिए लॉन्च की भारत की पहली मोबाइल लैब। तो यह मोबाइल लैब कहाँ लॉन्च की है? तो यह आंध्र प्रदेश में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसको लॉन्च की है। और यह आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन के साथ मिलकर AMTJ डी कमांड करसोटिया के तहत भारत की पहली संक्रामक रोग निदान लैब है। इसमें रैपिड रिस्पांस मोबाइल प्रयोगशाला को विकसित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह एक आई लैब है जो मोबाइल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीक की कमी को दूर करना। और यह भारत सरकार ने, जो माननीय मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की है, उसमें एक पहल के रूप में एक योगदान है, जो उसके हुए बढ़ता हुआ एक कदम है। आई लैब जो है कोविड-19 और गैर कोविड दोनों परीक्षणों को करने में सक्षम है। यह कोविड और गैर कोविड दोनों परीक्षणों को करने में यह सक्षम है और उसके परिणाम भी उसी दिन को यह घोषित कर देता है। तो यह इसकी खासियत है। नेक्स्ट जो बात आती है, आई लैब में ऑन साइट एलिसा RT PCR बायोकेमिस्ट्री विश्लेषण के साथ BSL-2 सुविधा है। इसमें कौन कौन सी सुविधा है? आई साइट एलिसा RT PCR बायोकेमिस्ट्री विश्लेषण के साथ BSL-2 सुविधा है, जबकि RT PCR केवल कोविड-19 के निदान परीक्षण के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है। एलिसा क्या है? एलिसा परीक्षण व्यक्ति वायरस के खिलाफ विकसित एंटीबॉडी जांच करता है। एलिसा यह व्यक्ति में एंटीबॉडी विकसित हुई है या नहीं है, इसकी यह जांच करता है। इसमें यह देखा जाता है कि अतीत में किसी व्यक्ति को वायरस से वह संक्रमित हुआ था या नहीं। यदि हुआ था तो उसके बॉडी ने वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार की है कि नहीं, ये सब चीजें देखा जाता है। तो यह न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज जो है, NHAI ने पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। तो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत का जो डिजिटल पहला संगठन बनने का मान इसको मिला है। 13 जून 2020 को पूरी तरह से डिजिटल होने वाला यह निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। और NHAI ने यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिकल प्लेटफॉर्म डाटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। तो यह जो अभी कोरोना की जो महामारी चल रही, उससे निपटने के लिए यह लॉन्च किया गया है। अब NHAI के कर्मचारी बिना किसी शारीरिक संपर्क के और भौतिक रूप से फाइलों को छुए बगैर बिना डर के काम कर रहे हैं। और NHAI के समस्त अधिकारियों की कार्य प्रक्रिया को मैनुअल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित रूपांतरित किया गया है, जिससे कार्य प्रक्रिया के साथ घटनाओं के विषय और तैयार प्रणाली सहित कुल कार्य निष्पादन गतिविधियों को डिजाइन भी किया गया है। सभी परियोजना दस्तावेजीकरण, अनुबंधात्मक निर्णय एवं मंजूरी अब केवल पोर्टल के जरिए ही दी जा रही है। तो यह एक अच्छी न्यूज है कि सारी चीजें यहाँ पे डिजिटल हमें देखने को मिल रही है। और जो कोरोना का जो संकट था, तो इससे भी निजात पा लिया है। और इसमें जो कुछ अवरोध आ रहे थे
उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज जो है, मणिपुर की कोडोल पहल दुनिया की टॉप 10 पहलों में शामिल हो गई है ये। तो ये हमें फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये प्री में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस राज्य ने इसको चलाया था, तो यह पहल क्या थी, ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोडोल पहल किस मई 2020 में कोविड-19 महामारी से निपटने की समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया है। इसको विश्व के 10 जो इम्पोर्टेंट, जो कोविड के खिलाफ जो हमने कुछ लड़ाई लड़ी है, उसमें मणिपुर की जो ये समावेशी लड़ाई है कोडोल, इसको समावेश 10 सूची में किया गया है। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यह एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा है या ऑल एनजीओ द्वारा इसको चलाया जा रहा है। यह पहल इस इंफॉल स्थित एनजीओ या ऑल द्वारा शुरू की गई थी। QMKSY पहल के जरिए LGBTQI समुदाय, जो LGBT समुदाय होता है, और HIV से प्रभावित लोग, दैनिक मजदूरी कमाने वाले बच्चों और किशोरों के भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता आवश्यकताओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे जो यह एनजीओ द्वारा ये जो कार्य चलाया जा रहा है, इसमें किशोरों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है, स्वास्थ्य की, स्वच्छता की आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। यह लोगों द्वारा जुटाए कोष वाली पहल है। जैसे कि इसमें जो कोष की व्यवस्था है, यह जनता द्वारा ही इसको डोनेशन के रूप में यहाँ दी जा रही है, जिससे लगभग 2000 परिवार और व्यक्तियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया गया है। इसमें 100 स्वयं सेवकों की एक नेटवर्क तैयार किया गया है। यह संस्था जो कार्य कर रही है, इसमें 100 ऐसे स्वयं सेवक हैं जो इस कार्य को पूर्ण रूप दे रहे हैं, यानी इसको रन कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज जो है, ऋषिकेश के एम्स देश की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली बन गई है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एम्स, यह 14 अप्रैल 2020 को इसने भेल के साथ मिलकर भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है, जो उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए यह इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, यह कैसे कार्य करेगा, आइए देखते हैं। तो यह डॉक्टरों को, जैसे डॉक्टर इससे दूर रहकर भी इसके द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा, इस मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारे बॉडी शरीर का तापमान और ऑक्सीजन की निगरानी कर सकेंगे। इस सिस्टम के तहत जो मरीज है, यानी अपने जो उसको जो कुछ प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, उसको डॉक्टर को आसानी से वह बता पाएगा। कोविड-19 के संदिग्ध जो है, जो मरीज होंगे, उनकी भी निगरानी इस सिस्टम द्वारा की जाएगी। वर्तमान में इस प्रणाली को जो इस्तेमाल किया जाता था दुनिया के अन्य हिस्सों में, हेमोडायलिसिस के रोगियों की निगरानी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो अब ये कोविड को भी इससे निगरानी कर पाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज बन जाती है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, राष्ट्रपति और सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की मंजूरी। सांसद निधि भी 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारे कोविड महामारी के चलते भारत के जो सांसद हैं, उन संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन लोगों ने अपने जो वेतन है, इसमें वेतन भत्ते इसमें कटौती कर दी गई है। 30% की कटौती की गई है। इसके लिए भारत सरकार ने एक जो अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है, जो अधिनियम 1954 में संशोधन के अध्यादेश में लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी मंत्रिपरिषद सहित संसद के सभी सदस्य को वेतन में
कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण 30% कटौती की जाएगी। इसमें 30% की कटौती होने वाली है। और साथ ही 2021 और 22 तक के लिए मैपलेट जो संसद क्षेत्रीय विकास के लिए दिया जाता, जैसे ग्रामीण विकास के लिए सांसदों को एक निधि दिया जाता था जो 5 करोड़ की निधि होती थी, तो उसे भी 2022 तक सस्पेंड कर दिया गया है। यह निधि होती थी पूरे सांसदों को मिला के यानी 79 अरब की राशि अब यह कोविड के तरफ ट्रांसफर कर दी गई है। तो यह हमारे स्वास्थ्य सुविधा की और अच्छी हमें बेहतर और कोविड से लड़ने के लिए हमें एक ताकत देने वाली है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज बन जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट जो खबर है उसको हम देखते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया रैंकिंग 2020 जारी हो गई है। इसको जारी किसने किया है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो 11 जून 2020 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF के तहत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया रैंकिंग 2020 को जारी कर दिया गया है। इसमें कितने 8 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें है प्रबंधन, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फार्मा, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को श्रेणियां बनाई गई है। और यह देश की पांचवी बार रैंकिंग बनाई गई है, यानी अभी तक के 5 बार इसका यानी यह रैंक बनाई गई है। इसके तहत इस सर्वे में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी, यानी इसमें जो रैंकिंग बनी है सरकारी भी है और गैर सरकारी संस्थानों को भी इसमें शामिल किया गया है। ओवरऑल संयुक्त रैंकिंग में 5 शीर्ष संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान IIT भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर, ये इसे शामिल किया गया है इसमें। नेक्स्ट जो आता है विश्वविद्यालय की, जो इसमें 5 संस्थान जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, नेक्स्ट जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU का भी इसमें नाम 2nd नंबर पे है। 3रे नंबर पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, 4थे पे अमृता विश्व विद्यापीठम, यह कोयम्बटूर में है। और नेक्स्ट जो है जादवपुर विश्वविद्यालय, यह कोलकाता में। नेक्स्ट में आता है जो इंजीनियरिंग की कुछ श्रेणियां दी है, इसमें 3 है, IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। कॉलेज की श्रेणियों में 3 संस्थान आते हैं। इसमें है मिरांडा हाउस नई दिल्ली, लेडी श्रीराम कॉलेज वुमेन नई दिल्ली और हिंदू कॉलेज, ये भी नई दिल्ली। नेक्स्ट जो प्रबंधन की श्रेणियों में IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कलकत्ता। और नेक्स्ट आर्किटेक्चर श्रेणी में जो आते हैं 3 संस्थान आते हैं, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की और NIT कालीकट। तो यह इंपॉर्टेंट रैंकिंग थी, तो इसे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून को आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग पुनर्स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी गई है। यह गाजियाबाद में वर्ष 1975 में स्थापित 2 केंद्रीय प्रयोगशालाओं को फार्माकोपिया लेबोरेटरी फ्रॉम इंडिया मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय कर दिया गया है। यह वर्तमान में वर्ष 2010 में स्थापित आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय औषध
और होम्योपैथी के लिए औषध आयोग का एक स्वायत्तशासी संगठन है। ये स्वायत्तशासी संगठन है। विलय का उद्देश्य तीनों संगठनों की बुनियादी ढांचा सुविधाओं, तकनीक, मानव श्रम और वित्तीय संस्थानों का अधिकतम इस्तेमाल करना है। अब विलय से औषध कोष और लिखे गए नुस्खे जो होते हैं उसके विवरण का प्रकाशन और आयुष दवाओं के मानकों का केंद्रित और सशक्त विकास को बढ़ावा मिलेगा इससे। तो इससे काफी सारी हेल्प होने वाली है। जो मेडिसिन बनाई जाती है उसमें काफी हेल्प होगी। नेक्स्ट न्यूज है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर दिया गया है। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता मामले में जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रामविलास पासवान जी है, इन्होंने इसकी घोषणा की है। 2020 को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को जोड़ने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें राज्यों को और 5 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से राज्य है ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव शामिल है। राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जुड़ने से राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की संख्या यह 17 हो गई है। यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी 17 हो गई है। राष्ट्रीय क्लस्टर से पूर्व में जुड़े 12 राज्य वो थे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा। राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा 17 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के लगभग 60 करोड़ एनएफएस से लाभार्थी को मिलेगी और वे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 17 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों किसी भी स्थान पर अपनी पसंद की उचित मूल्य वाली दुकान से अपने हक का कोटा खरीद सकेंगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे लिए कि यह बहुत दिन से इसको बहुत पहले लागू करना चाहिए था, लेकिन लेट ही सही लेकिन अच्छी न्यूज है ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए, कि इसका लाभार्थी कहीं भी इसको लाभ ले सकेगा। नेक्स्ट जो है, एसटी क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण असंवैधानिक। तो यह भी उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। इसमें क्या न्यायालय ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया है। न्यायमूर्ति इसको ये डिसीजन किसने दिया? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि